लो हाँ, ओ भाई पीछे पीछे को जाओ यार, सम्मानित तो करने दो। सभी आगे जिनके नाम अनाउंस हुए थे वो पार्टी का मान सम्मान ग्रहण करें। और अभी इसके बाद गांव छात्र से हैं उनका मोमेंट और पगड़ी से जो भाई साहब विजेंद्र और हमारे 4 बार के लोकसभा सांसद और 1 बार के राज्यसभा सांसद दोनों भाई साहब का मान सम्मान होगा। भाई सभी साथी आराम से है ना। और ये मान सम्मान हमारे भाई विजेंद्र सिंह का गांव छात्र की तरफ से मोमेंटो से मान सम्मान होता हुआ और इसके बाद एक गांव छात्र की तरफ से पगड़ी होगी, वो हमारे घोड़ेदार पहनाएंगे उनको। ये गांव छात्र की तरफ से भाई दीपेंद्र को पगड़ी पहनाई जा रही है, जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। और अभी एक पगड़ी के साथ भाई विजेंद्र सिंह को मान सम्मान होगा, वो पगड़ी पीछे है। तो नीचे चलो सारे साथी, नीचे चलो। आदरणीय सांसद साहब आपके आगे बैठ जाए और मजा आएगा वक्तव्य का सुनने का। और ये हमारे भाई नीचे हो जाओ साथियों, कमेटी के पर क्या नाम है सभी साथियों से हमारे हाथ गांव जोड़ के के भी और मान सम्मान करेंगे भाई विजेंद्र का पगड़ी के साथ। धन्यवाद। ये गौशाला कमेटी के सदस्य थे हमारे दादा टेकराम जी। भाई सभी साथी है ना, सम्मानित करने के बाद नीचे उतर जाएं मंच से। और वाल्मीकि समाज से एक बहुत बड़ा मान सम्मान हो रहा है हमारे भाई विजेंद्र और भाई दीपेंद्र का। और ये वाल्मीकि समाज से एक पगड़ी भाई दीपेंद्र जी को पहनाने का काम करना और जोरदार तालियां बजाई जाएं। सम्मानित करके नीचे चले जाएं भाई साहब, सारे नीचे आ जाएं। आदरणीय नेताओं से मिलकर नीचे आ जाएं। ये कुलदीप कश्यप जो हरियाणा वाल्मीकि सभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने हमारे दोनों भाइयों को पगड़ी पहनाने का काम करा। हो गया जी, हो गया बस जी, बस अब है ना सभी सुनेंगे जी, सबका मान सम्मान हो चुका है। आप नीचे आओ भाई अभी सारे। हम जिस काम के लिए यहाँ सभी आए हैं, हम अपने पूर्व IAS भाई विजेंद्र सिंह और पूर्व हेलो हाँ जी, हम दोनों भाई साहबों को अभी सुनने का काम करेंगे, वो अभी आगे की स्पीच देंगे। ठीक है, हमारे दो भाई माननीय सांसद श्री दीपेंद्र सिंह जी और हमारे पूर्व सांसद श्री विजेंद्र सिंह जी अभी आपके बीच में अपना वक्तव्य देंगे। आप सारे आराम से बैठ जाओ और सुनो। बैठ जाओ, बैठ जाओ, सभी साथी बैठ जाओ। अरे बैठ जाओ भाई। भाई मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया करके आप बैठ जाओ। बैठ जाए भाई, बैठ जाए, सभी साथी बैठ जाए। जहाँ खड़े वहीं बैठ जाए, जहाँ खड़े वहीं बैठ जाए, स्टेज पे नहीं। सभी साथी बैठ जाए। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे आदरणीय पूर्व में रहे सांसद चौधरी विजेंद्र सिंह जी मंच पर आए और वही मंच पर आए और इन लोगों को संबोधित करें। मैं पहले नारे लगाऊंगा, आप सभी लोगों के नारे लगाएं। चौधरी विजेंद्र सिंह जिंदाबाद, भाई दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, भाई जोरदार नारे लगाने हैं। हेलो, भाई दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, 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 भाई दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, 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 भाई विजेंद्र सिंह जिंदाबाद, 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 भाई विजेंद्र सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब भाई विजेंद्र सिंह को सुने। आप सभी साथी जहां भी खड़े वहीं बैठ जाए। आदरणीय सांसद, मेरे को एक बार बताएं, मेरी आवाज पीछे तक पहुंच रही है तो हाथ उठाएं मेरा। पहुंच रही है भाई, सबको जा रही है। आज
ऐतिहासिक गांव छातर की पावन धरा पर ये जो ऐतिहासिक आयोजन आज हुआ है, इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत पुरानी कहावत है छात्र के बारे में, छात्र सबकी खातर। लेकिन इलेक्शन जब आवर है तो सबकी खातर नहीं होता, एक काली होकर सारा का सारा काम। और मुझे पूरा भरोसा है कि आज जिस प्रकार से ये जन सैलाब यहाँ पे उमड़ रहा है, उठाना का फैसला तो आज हो गया। छात्र गांव ने अपनी मोहर उसके ऊपर लगा दी कि यो चुनाव 2024 अक्टूबर 5 को जो होना है, उसमें बहुत भारी बहुमत से कांग्रेस उचाना में जीतने जा रही है और छात्र उसकी अगुवाई करेगा। आपको इसकी बहुत बहुत बधाई। आज हमारे बीच भाई दीपेंद्र जी आए हैं। बैठ लो यार। शुरू कर दो दोबारा। अरे यार चुप हो जाओ यार। भाई दीपेंद्र जी आज हमारे बीच में आए हैं। दीपेंद्र जैसे आपको पता है, वैसे तो मेरा छोटा भाई है, लेकिन राजनीति में बहुत सीनियर है। 4 बार का लोकसभा और 1 बार का राज्यसभा सांसद है। और आज आपके बीच में इनको जो प्यार और सम्मान आपने दिया है, उसके लिए मैं पूरे उचाना हल्के की ओर से, छात्र गांव से आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ये जो ऐतिहासिक जनसभा आज यहाँ हुई है, ये जो ऐतिहासिक जनसभा आज यहाँ हुई है, इसके बाद मेरे ख्याल से अटकलबाजी का दौर तो खत्म हो जाना चाहिए उचाना में। क्योंकि कई लोगों के घड़ी गलतफहमी हो रही थी। हम भी जिस गांव में जाया करते, पहले तो लोग डराना से शुरू कर दिया करते जी, उड़ा कमजोरी हो रही है, उड़े वाले बिगड़ रहे हैं। ये कौन सा बिगड़ा सौदा है जो यहाँ बैठा है, मैंने बता दो। सारा का सारा गांव गुआंढ सारा यहाँ इकट्ठा हो रहा है। तो एक हवा है आज के दिन कांग्रेस के पक्ष में, और ये हवा जो है अभी आंधी बढ़ती जा रही है। क्योंकि अभी तो 10 दिन है चुनाव के, और जब तक चुनाव के हम अंतिम छोर पर पहुंचेंगे, तब तक तो लोग ये बात करना ही भूल जाएंगे कि मुकाबला किसके साथ। ये भी भूल जाएंगे कि कैंडिडेट कौन कौन से हैं। और वो जो भाई दीपेंद्र आप सब ने कह रहा था बैठ जाओ, वो बैठे ना बैठा आप उन्हें सब ने बिठा दोगे, ये भी गारंटी है। बाकी कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो लेके आपके बीच में आई है। कांग्रेस ने पिछले 10 साल में बहुत संघर्ष किया है, क्योंकि प्रदेश में और देश में विपक्ष में रहे, एक बड़ी मजबूती के साथ हुड्डा जी ने और दीपेंद्र जी और इनके सारे साथियों ने पार्टी को यहाँ पे जोड़ के रखा, बनाए रखा। हम तो खिसक लिए थे थोड़े टाइम के लिए, दूसरी साइड चले गए थे, लेकिन एक प्रकार से जो सारा परिवार आज इकट्ठा हुआ है, उसके लिए मैं दीपेंद्र का भी धन्यवाद करता हूँ, भूपेंद्र हुड्डा जी का भी धन्यवाद करता हूं, और सभी जो कांग्रेस का बड़ा परिवार है सारा का सारा जो यहाँ मौजूद है, मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं। या हमारे बीच बलराम कटवाल जी हैं, हमारे बीच स्वामी आदित्य वेश जी हैं, हमारे बीच में मास्टर जी हैं डोला से, और सभी साथी दिनेश है हमारे बीच में, और कौन कौन कई हैं भाई, हाँ जितेंद्र कड़ा, तो ये सारे भाई। और मेरे को तो जो कुछ समय पहले जो पूरी एक छात्र की जो टीम मेरे साथ युवाओं की जुड़ी, मैं उनका भी बहुत आभारी हूं, जो इतना आगे आके उन्होंने मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के ये सफर शुरू किया। और मुझे पूर्ण विश्वास है जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो जिन युवा साथियों की बात मैं कर रहा हूं, सबसे पहली तरजीह इनको दी जाएगी, क्योंकि आज के दिन जो प्रदेश में सबसे बड़ी मुसीबत है, सबसे बड़ी समस्या है, मेरे हिसाब से वो दो हैं, एक बेरोजगारी और दूसरा जो पूरा भाईचारे को तोड़ने की कोशिश की जा रही है वो। और मैं बेरोजगारी पहले नंबर पर कह रहा हूं, कई भाई कहोंगे इसने किसानों का जिक्र नहीं किया, वो बेरोजगारी से जुड़ा हुआ मामला है सारा का सारा, ये अंत में घूम फिर के यहीं आएगा। खेती आपको पता है, छोटी छोटी जमीनें रह चुकी लोगों के पास, परिवार बढ़ गए, जवान बच्चे रास्ता कहीं और ढूंढते हैं रोजगार का,
सरकार ने तो अपने कवाड़ बंद कर दिए। ये बीजेपी की जो सरकार है, ये बड़ी विचित्र प्रणाली, बड़ा विचित्र प्राणी है। ये पक्की नौकरी देने में विश्वास ही नहीं रखते। इनका पता नहीं कौन सी गहरी सोच का हिस्सा है। ये पूरे तंत्र को पंगु बनाना चाहते हैं, और जो इनका अपना व्यवस्था है इनकी, ये चाहते हैं कि उस व्यवस्था से हम पूरे तंत्र को काबू कर लें। आप ये बताइए, 2 लाख रोजगार सरकारी पक्की नौकरियां हरियाणा में वैकेंट पड़ी हैं, लेकिन भरने का प्रयास नहीं करते। और सिर्फ ये हरियाणा की बात नहीं है, रेलवेज की हजारों हजार नौकरियां निकलती हैं, उनके पेपर लीक कराकर रफा दफा कर देते हैं, फिर 2 साल के लिए बात आगे चली जाती है। और इसकी पराकाष्ठा क्या हुई? इसकी पराकाष्ठा यह हुई कि हमारी फौज भी कच्चे की कर दी आज के दिन। ये हैरानी की बात नहीं है कि अगले 4-5 साल में हमारी फौज का 3/4 वर्ग जवान जो है, जो हमारा सिपाही है, जो फौज में देश की रक्षा के लिए अग्रणी पंक्ति में खड़ा होता है, 3/4 कच्चे के होंगे। 3/4, 1/4 होगा जो परमानेंट नौकरी वाला होगा, जिसको पेंशन भी मिलेगी, वो एक सर्विसमैन निकला होगा, उसको और सुविधाएं भी मिलेगी। और दुर्भाग्यवश यदि उसको शहादत प्राप्त हो जाए, अब इसको दाएं बाएं मत ले लेना, मैं दुर्भाग्यवश शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि जिनके घर वाला जाता है उनके लिए बहुत बड़ी त्रासदी होती है। लेकिन शहादत अपने आप में एक बहुत बड़ा दर्जा है जो किसी भी फौजी को मिल सकता है। और दूसरी तरफ जो उसके साथ कश्मीर में या चीन के बॉर्डर पे या कहीं भी कंधे से कंधा मिला के जो लड़ रहा है, उसके साथ उसी का साथी है, उसी के साथ काम कर रहा है, वाइड ड्यूटी दे रहा है, लेकिन उसको सिर्फ कुछ लाख रुपए के अलावा कुछ नहीं मिलना। उसको सिर्फ एक बंदी बंदाई कच्चे की तनख्वाह मिलनी है, और कल को उसके साथ कुछ हो जाए तो उसके लिए कोई पेंशन वेंशन नहीं है, एक बंदी रकम है और एक इंश्योरेंस की राशि है, वो देके कहानी खत्म। तो जो मैं कह रहा था कि इनका पक्के में विश्वास नहीं है। ये हर संस्था को अंदर से खोखला करना चाहते हैं। ये नकली वो डंडे की ट्रेनिंग करा के पता नहीं कौन सा फौजी तैयार करने लग रहे हैं अपनी शाखाओं में, मेरे को नहीं पता, लेकिन इनकी मंशा ये है कि हम पूरे तंत्र को उसके माध्यम से काबू कर लें। ये असली खेल, समझने वाली बात है। और इसके साथ साथ जो मैंने कृषि से शुरू किया कि कृषि की हालत खराब है, उसमें बढ़ोतरी हो नहीं रही, युवाओं को सरकार में रोजगार नहीं मिल रहा, फौज का रास्ता करीब करीब बंद हो, क्योंकि 4 साल की नौकरी करने के लिए कोई बहुत कम संख्या में लोग हैं जो 2 साल मेहनत करके 4 साल की नौकरी के लिए जाएंगे। उसके बावजूद कई लोग कहते हैं, बड़े बड़े जर्नल भी कहते सुने मैंने टीवी पे, और नहीं जब हमारे कैंप लगते हैं तो उसमें तो हजारों लोग आते हैं भर्ती होने। वो भी यही दर्शाता है कि बेरोजगारी की हालत इतनी है कि 4 साल की भी मिल जाए, भाई ले लो, है तो कुछ कहीं जान न दो। तो ये स्थिति इन्होंने अपनाई। यही कारण है कि ये भाई साइड में अगर खाली नहीं, इसका कंट्रोल किस साइड है? ये खड़े हैं, बैठो, इस पे आ जाओ, इस पे हेलो। तो ये जो पूरा सिलसिला है, आज के दिन इसका नतीजा क्या हुआ है? बिठा दो ये, क्योंकि रेंज कट जाती है इससे, वायरलेस की भी रेंज होती है, कटती है वो। जैसे मोबाइल अगर बड़ी दीवार आ जाए उसके बीच में, इस पे आ जाओ सर, इस पे आ जाओ, इस पे आ जाओ सर। तो इसका नतीजा अब यह हुआ है कि ये इलाका जहां कुछ साल पहले तक विदेश की ओर पलायन करने का कोई चलन नहीं था, आज बड़ी भारी मात्रा में हमारे कितने युवा हैं। कई गांव तो ऐसे हैं जहां से सैकड़ों बच्चे विदेश की ओर जाने लग रहे हैं, अपने संसाधन अपनी जमीन बेच के जाने लग रहे हैं, और किस रास्ते जाने लग रहे हैं उसकी भी कोई गारंटी नहीं। उसमें आधे टाइम तो धोखा खा के आते हैं, कहीं वापस आ जाते हैं, और वहां पे भी जो काम मिलता है वो भी हमको पता है, कोई ऐसा काम नहीं है कि जिसमें बड़ा कोई, हाँ ठीक है पैसे थोड़े अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन ऐसे काम नहीं है जो वो करना चाहेंगे यदि उनको यहाँ पे वही चॉइस दी जाए। तो इस प्रकार की व्यवस्था बीजेपी ने कर दी है, और ये दीपेंद्र का क्रेडिट है। इन्होंने पार्लियामेंट में सवाल पूछा था जिससे वो सारी पोल पट्टी खुली थी, सरकार ने खुद ही खोली। इनका सवाल था कि यह बताया जाए कि इस समय राज्यवार बेरोजगारी दर क्या है, और उसमें जो खुलासा हुआ, ये पार्लियामेंट की बात कर रहा हूं, सरकार का आंकड़ा था जो पार्लियामेंट के पटल पर रखा गया, और उसमें यह आया कि आज के दिन सबसे ज्यादा बेरोजगारी यदि कहीं है तो वो हरियाणा प्रदेश में है। ये उसके बावजूद, मैं ताली बजाने वाली बात करूंगी,
ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि एक ऐसा प्रदेश जहाँ के लोग इतने मेहनतकश हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, और वहां पे बेरोजगारी का ये आलम है कि पूरे देश में सबसे फालतू हो रही है। और जो मैंने बताया ये कारण है, और ये उसके बावजूद है कि हरियाणा का करीब 1/3 हिस्सा एनसीआर में आता है। एनसीआर मतलब जो हमारी राष्ट्रीय राजधानी है दिल्ली, इसके उसमें आता है। उसके बावजूद हमारी जो बेरोजगारी दर है वो पूरे देश में सबसे फालतू है। दूसरा इस मुद्दे पे मैं आना चाहूंगा वो है बीजेपी का विभाजनकारी एजेंडा। एक तो कच्चे वाला हो गया, दूसरा विभाजनकारी। मोटी मोटी बातों हैं ये दो, फिर फैमिली आईडी, पोर्टल, प्रॉपर्टी आईडी, वो तो सारी 36 चीज और जोड़ रखी। लेकिन जो विभाजनकारी एजेंडा है वो भी आप सबसे छुपा नहीं। हमारे जहां पे इनको मौका मिलता है, जहां धर्म का साथ मिलता है, वहां धर्म के नाम पे विभाजन करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि धर्म के नाम पर, जात के नाम पर पहले लोग वोट नहीं मांगा करते, वो तब भी था। लेकिन एक द्वेष की भावना पैदा करके, एक नफरत की भावना पैदा करके जिस तरह की राजनीति बीजेपी करती है वो हम सब ने देख ली। मैं तो अंदर से देख के आया हूं। मैं 4.5 साल उन्हीं के साथ था और बहुत जहर है। इतना जहर आदमी अपने जी में खुद पर रख सके, जी सके, मेरे तो समझ में नहीं आती। क्योंकि जब सगे भाइयों का भी बहुत ज्यादा झगड़ा हो जाए, मरने मारने तक की भी नौबत आ जाए, फिर भी एक दिल में कोई ना कोई, कहीं तो कोई, वो कहते हैं ना, मोम का हिस्सा रहता है कहीं ना कहीं। लेकिन इनके कतई नहीं। प्योर विशुद्ध राजनीति के तहत समाज को तोड़ने का ये काम करते हैं। हरियाणा में धर्म के नाम पर तो चलाने की कोशिश करी थी मेवात के थ्रू, महाजनी करा के, लेकिन वो हमारे सारे भाइयों ने उस चीज को रोक लिया। लेकिन जात के नाम पर पूरा जोर लग रहा है आजकल, पूरा कि बांट दो, बिल्कुल हमारा जो भाईचारा है उसको तार तार कर दो। लेकिन ये एजेंडा भी लोगों को समझ में आ लिया। ये चला 7-8 साल, ये एजेंडा चला, लेकिन अब जो चलाने की कोशिश की जा रही है उसके बहकावे में कोई नहीं आ रहा। और मेरा तो आपसे अनुरोध है कि वोट कहीं भी डालते रहो, लेकिन जो एक भाईचारा है, एक आपसी सौहार्द जो है, जो हमारे गांव देहात का है, जो हमारी पहचान है, उसको बना के रखें। अंत में मैं सिर्फ 2 बातें कहूंगा, क्योंकि उसके बाद दीपेंद्र जी अपनी बात कहेंगे। जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया उसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई। मैं उसमें ज्यादा उल्लेख नहीं करूंगा, मेरे ख्याल से दीपेंद्र उसमें ज्यादा बोलना चाहेंगे। लेकिन 1 तो या 2 लाख की नौकरी, 2 लाख नौकरियों को जो भरने की जो बात है, और ये सैंक्शनड पोस्ट है, ये यूं नहीं है कि नहीं बनानी है, ये वो है जो खाली नौकरियां हैं, इनको भरने का काम जो है वो कांग्रेस सरकार में आने के बाद तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई शुरू करेगी। बाकी बुढ़ापा पेंशन के लारे तो बहुत लोगों ने दिए कि इतने कर देंगे, उतने कर देंगे, उसकी मैं बात भी नहीं करना चाहता, क्योंकि उसकी आज कल आप लोग बात नहीं करते, तो मैं फिर क्यों बात करूं, क्यों उसका मैं छेड़ा छेड़ूं। लेकिन कांग्रेस ने 6,000 रुपए बुढ़ापा पेंशन, 6,000 रुपए दिव्यांग पेंशन, ये सारी चीजों का जिक्र किया। तो एक बहुत ही लाभकारी लोगों के लिए, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे कमेरा वर्ग हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे हमारा पिछड़ा वर्ग हो, सभी का ध्यान रखते हुए इस घोषणा पत्र में जो 7 वायदे किए हैं उसमें उल्लेख किया गया है। तो मेरा तो अंत में आपसे अनुरोध यही है। मैं हालांकि सोच तो रहा था कि आपके सामने बात करूंगा कि जो ये वोट काटने आ रहे हैं इनसे सावधान रहना, लेकिन वो लगता है आज ये देख के मेरे ख्याल से वो संभावना तो खत्म हो गई। आपने अपने आप ही आज उसका फैसला कर दिया। जो हवा कांग्रेस के पक्ष में है वो आज मुझे सही मायने में नजर आ गई है। यहाँ बिल्कुल पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि ना सिर्फ उचाना जींद बल्कि पूरे हरियाणा में कांग्रेस का परचम बड़ी मजबूती के साथ फहराएगा और एक बहुत भारी बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। मैं एक बार फिर से दीपेंद्र हुड्डा जी का यहाँ आने पर स्वागत करता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। खास तौर पे इसलिए करता हूँ क्योंकि उनके नाम का कुछ लोग दुरुपयोग कर रहे थे, वो चीज भी आज आपके सामने उसका भी पर्दाफाश हो गया। और उसके साथ साथ मैं छात्र गांव का बहुत आभारी हूं जिन्होंने आज ये जो यहाँ पे रौनक लगाई है, इस उमस में, इस गर्मी में, जो आप लोग यहाँ बैठे हैं, शांति से बैठे हैं। अब बैठ के थोड़ी देर पहले तक तो ये तो ना बैठे थे ऊपर आने। ये आपके ना सिर्फ अनुशासन का परिचायक है बल्कि आप लोगों की कांग्रेस में जो रुचि है उसका भी परिचायक है। दीपेंद्र जी, मेरे ख्याल से जहां तक मेरे को जानकारी है, छात्र में कांग्रेस शायद सिर्फ 2 बार जीती और वो दोनों बार लोकसभा की जीत थी। एक 2019 में जब मैं लड़ा था तब जीतना ना, कांग्रेस नहीं बीजेपी थी बात
और मेरे ख्याल से जो जेपी वाला जो चुनाव था यो लोकसभा, मेरे ख्याल से इसमें जीतनी होगी। नहीं तो छात्र का जो स्वरूप था, छात्र की जो क्या बोलूं एक अलग तासीर थी, वो कांग्रेस विरोध की थी। लेकिन अब यही गांव इस तरह से पलटा है जिससे मुझे कहने में कोई शक नहीं कि पूरा का पूरा उछाना ही पलट गया। मैं एक बात अंत में कहकर खत्म करूंगा। मेरे पिताजी को यहाँ 52 साल हो गए राजनीति करते, और मैं घर में राजनीति बचपन से सुनता था। मैं ज्यादा उसमें मेरी हिस्सेदारी नहीं थी, पर पर्दे के पीछे से सुना करता। मेरे पिताजी कभी आगे नहीं रखा करते, लेकिन एक चीज मैं जरूर सुनता था कि हमारे यहाँ लकीरें बहुत गहरी बन गई और उन लकीरों को काटना आसान नहीं। लेकिन ये पहला चुनाव ऐसा है जिसमें वो सारी लकीरें ना सिर्फ धूमिल हुई हैं बल्कि मिट गई हैं, और एक तरफा माहौल कांग्रेस के पक्ष में आज के दिन इस हल्के में बन गया। तो मैं इसके लिए भाई दीपेंद्र का धन्यवाद करता हूं और सभी गांव वालों का धन्यवाद करता हूं, और इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में दीपेंद्र जी भी बहुत ऊपर जाएंगे, इनके साथ साथ हम भी चढ़ाएंगे सारे के सारे। तो और जो हमारा जो अपने इलाके का एक जो वजन है वो भी हमें सरकार में देखने को मिलेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय कांग्रेस। बस ये बाद में जो सम्मान रहेंगे वो बाद में कर लेंगे सम्मान। फिर आपका सम्मान बाद में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी संस्था की तरफ से कुछ सारी चीज बहुत महासभा वेलफेयर कमेटी हरियाणा का भी धन्यवाद। सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी सबको। हमारे बीच में हमारे कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रत्याशी उचाना विधानसभा क्षेत्र से मेरे भाई, और जिनको आप बड़ा आशीर्वाद देकर चंडीगढ़ में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के पास भेजने की तैयारी कर चुके हो, हमारे भाई विजेंद्र सिंह जी, हमारे सांसद जो आज पहुंचे हैं राजस्थान से, मेरे साथ साथी सांसद भी रहे, कांग्रेस पार्टी के राजस्थान के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, और राजस्थान से आज आपके बीच में पहुंचे हैं नरेंद्र दांगी जी, बलराम कटवाल जी, रामभद्र लोधर जी पूर्व मंत्री, नरेंद्र मावा जी, नरेश जांगड़ा जी चेयरमैन, जिन्होंने अभी ये भाई नीरज दांगी जी राजस्थान से पहुंचे हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं भाई, बहुत बहुत। फिर थोड़ा सा और स्वागत करूँ, राजस्थान से आए हुए बड़ी दूर से, मेरे को उड़ाना हो जाएगा, मैं समय मेरी रिश्तेदारी राजस्थान में है, घर पे पहुंच के उड़ाना हो जाता है। हमारे भाई अब आओ बैठो एमपी साहब बैठो, अभी मौजूदा सांसद भी हैं हमारे भाई, हमारे जगमाल चहल जी, दिनेश ढोला जी, अभिजीत कटवाल जी, स्वामी अत्तवेश जी, जितेंद्र जी, विकास खट्टर जी, मंजीत लोधर जी, ओम प्रकाश सरपंच जी, राजेंद्र चहल, दिलबाग मोहर ढोला, गोबली कमांडो, विनोद शर्मा जी, जस्सी झील जी, रामभद्र एक्स एम्प्लेक्स मिनिस्टर लोधर गांव से, हमारा तारा संडील, भाई सुनील, कई नजर मिलेंगी तो कई जेपी। तो उसमें ये है कि इलेक्शन का टाइम है, किसी का भाई बलिंदर यूँ लिखा हुआ है कि खा जाएगा, तेरा भी नाम दे देंगे भाई, किसी का अगर रह भी गया हो नाम, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, आप खुद सारे समझदार हैं। इसी वजह से हमारे धनगर साहब नरेंद्र जी जिला परिषद के चेयरमैन थे, भूपेंद्र वर्मा हमारे एडवोकेट और बहुत ही हमारे मजबूत साथी हैं। तो किसी का नाम रह भी गया होगा तो आप बीच में टोक देना, ले देंगे, कोई ऐसी बात नहीं। पिता
हाँ जी, हमारे सभी पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी, मेरी माताएं, मेरी बहनें, जिस पल का आप बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, बीजेपी की इस अत्याचारी अन्यायी सरकार से पीछा छुड़ाने के पल का, वो घड़ी आ गई है। कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे इंतजार, इन पांडा ठिकान का नहीं बताओ। सीख लिए बीजेपी से, कसर बाकी रह रही है। कदे किसी के जी में होगी 5 साल और बरत के देख लें, बस सीख लिए। हाँ, तो ये बीजेपी आज क्यों हरियाणा प्रदेश एक बदलाव की भावना उमड़ के आई, क्योंकि इन्होंने हरियाणा का भट्टा बिठाने में, आपका भट्टा बिठाने में, हरियाणा का भट्टा बिठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। काफी कुछ हमारे भाई विजेंद्र ने आपके बीच में कहा। जो हरियाणा देश में 2014 से पहले विकास का प्रतीक था, खुशहाली का प्रतीक था, अमन चैन शांति आपसी प्यार भाईचारे का प्रतीक जो प्रदेश था, आज 10 साल की बीजेपी की इस खट्टर रूपी सरकार के बाद वो हरियाणा प्रदेश देश में नंबर 1 बन गया बेरोजगारी में। और ये हम नहीं कह रहे, भारत सरकार ने संसद में जवाब दिया। जैसे विजेंद्र भाई ने बताया, मैंने सवाल पूछा किस प्रदेश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, मोदी सरकार ने जवाब दिया फरवरी में कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में 10 साल की सरकार के बाद। वो उनका ही रिपोर्ट कार्ड बीजेपी की सरकार बता रही है सेंटर में। सबसे ज्यादा आज हरियाणा विकास और खुशहाली से तो उतर गया, देश में नंबर 1 बन गया बेरोजगारी में, देश में नंबर 1 बन गया हरियाणा नशे में, पंजाब से ज्यादा नशा आ गया हरियाणा में, देश में नंबर 1 बन गया हरियाणा अपराध में, क्राइम रेट में। ये भी भारत सरकार का आंकड़ा है, गृह मंत्रालय का आंकड़ा है, नंबर 1। महंगाई 10 साल कमर तोड़ महंगाई, जनता की कोई सुनवाई नहीं, भ्रष्टाचार आपके सामने है, हर वर्ग को उलझा दिया इन्होंने। सही कहा, राजनीति ऐसी करी, धर्म और जाति के नाम पर भाई को भाई से उलझाने का काम किया सबसे पहला। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं छात्रगांव से मैं कहना चाहता हूं कि वो तोड़ेंगे लेकिन हम जोड़ेंगे, ये आज मैं कहना चाहता हूं। छत्तीस बिरादरी, हर धर्म एक साथ मिलकर हरियाणा का भविष्य निर्माता बने। वो तोड़ेंगे लेकिन हम जोड़ेंगे, और जोड़ने की जो भावना है वो कभी परास्त नहीं हो सकती, क्योंकि वही इंसानियत की भावना है। वो तोड़ेंगे हम जोड़ेंगे। उलझा दिया हरियाणा के नागरिकों को, उलझा दिया पोर्टलों में, आईडीओ में, फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी पोर्टल, उलझा दिया कि नहीं उलझा दिया। और नौजवानों को उलझा दिया कच्ची भर्ती में, कच्ची भर्ती, कच्ची नौकरी, सीटी में उलझा दिया। 2 लाख सरकारी पद समाप्त कर दिए, खाली पड़े। कौशल निगम ले आए, 1.5 लाख बच्चों की बिना पेंशन, बिना रिजर्वेशन, बिना मेरिट, बैकडोर से सरकार खुद ठेकेदार बन गई, कौशल निगम में लगा दिए बच्चे। फौज की भर्ती में अग्निवीर आ गया, वहां भी कच्ची भर्ती। हरियाणा का नौजवान जाए तो जाए कहां। और पिछले 2 साल से तो इन बच्चों की ऐसा शोषण हुआ बच्चों के साथ, पोस्ट निकाल दी, 25,000 कभी 50,000, बड़े बड़े दावे करते थे। पहले खट्टर साहब करते थे, फिर खट्टर साहब बदल गए तो नायब सिंह जी कहते थे, क्या पहले कहते थे लोकसभा से पहले रिजल्ट डिक्लेयर करके ज्वाइनिंग करा देंगे इन बच्चों का। कितना बड़ा शोषण। फिर बोला लोकसभा चुनाव हो गया, लोकसभा चुनाव के बाद कराएंगे। और फिर बोला कि भाई लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा से पहले करा देंगे। फिर बोला विधानसभा चुनाव डिक्लेयर हो गया, विधानसभा चुनाव के बाद कराएंगे। जैसे सनी देओल की एक पिक्चर आई थी, आपको याद होगा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। 5 साल तक इन नौजवानों को मिली तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। कांग्रेस की सरकार आएगी, मेरिट पर, जॉब कैलेंडर से, भर्ती विधान से पारदर्शिता के साथ भर्ती कराएंगे और देंगे ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग। नौजवान साहब, और आप बताओ, कोई जींद जिले में, कोई आपके इलाके में या पूरे हरियाणा में 10 साल तक इन्होंने कोई बड़ा काम किया हो, कोई बड़ी परियोजना लाए, कोई बड़ा इन्होंने कोई औद्योगिक क्षेत्र लगवाया हो बीजेपी ने, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी बनवाई हो, कोई बड़ा काम किया हो? काम कुछ किया नहीं, हर वर्ग को उलझा दिया। गरीब आदमी की स्कीम सारी खत्म कर दी, 100-100 गज के प्लॉट की स्कीम, मकान की स्कीम, एससी समाज, बैकवर्ड समाज के परिवारों के लिए जो कांग्रेस की सरकार में चल रही थी, वो स्कीम्स खत्म कर दी। काम किया नहीं, लेकिन काम बिगाड़ दिया हमारा। ये एक ऐसी सरकार साबित हुई जिस सरकार में हर वर्ग को सड़क पे आना पड़ा और हर वर्ग का अपमान
इस सरकार में हुआ। अपनी मंडी व्यवस्था थी और एमएसपी बचाने के लिए किसान को 1 साल तक आंदोलन करना पड़ा, 1 साल तक सड़क पे आना पड़ा। देश के इतिहास में अगर काले अक्षरों में कोई एक ऐसी सरकार मानी जाएगी जिस सरकार में 1 साल तक किसी एक वर्ग को सड़क पे बैठना पड़ा, 750 शव इन धरनों से वापस आए, 750 शव इन धरनों से वापस आए। हम एक एक के घर जाते थे, कोई शव वापस आता था उचाना हल्के में, कोई आता था नारनौंद हल्के में, कोई कलोई हल्के में, कोई जुलाना हल्के में। हम एक एक परिवार के जाते थे, आंसू पोंछते थे और देश की पार्लियामेंट में जाकर तो देश की सरकार के आगे कहते थे कि कम से कम अगर इन परिवारों के लिए, इन किसान के लिए अगर आपकी मांग नहीं मान रहे तो सहानुभूति के 2 शब्द तो कह दो। 750 घर उजड़ गए, वो भी किसी का बेटा था, वो भी किसी का बाप था जो वापस नहीं आया धरने से। सहानुभूति के 2 शब्द कह दो, लेकिन बीजेपी ने सहानुभूति के 2 शब्द भी किसान के लिए कहे नहीं। आप अंदाजा लगा सकते हो कितना अहंकार और कितना अन्याय, क्या कसूर था देश के किसान का। सरपंच गए, सरपंचों पे लाठीचार्ज, कर्मचारी गए ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए, कर्मचारियों पे लाठीचार्ज, आशा वर्कर आंगनवाड़ी गई, उन पे लाठीचार्ज। क्या कसूर था हमारी बेटियों का? 6 ओलंपिक विजेता बेटियां, ओलंपिक मेडल विजेता बेटियां, क्या कसूर था उन बेटियों का? 6 महीने तक दिल्ली की सड़कों पर बैठी रही केवल इस बात को लेकर कि न्याय मिले। उनके साथ गलत किया गया, एफआईआर तक दिल्ली पुलिस ने दर्ज नहीं करी। वो दिल्ली जिसमें दिल्ली पुलिस में ज्यादातर अफसर और सिपाही हरियाणा के हैं। हम जाते थे, पूछते थे तो कहा भारत सरकार की तरफ से एफआईआर नहीं करेंगे। वो दिल्ली जिसके 3 तरफ हम बसे, हरियाणा, लेकिन दिल्ली जाकर अपनी बेटियों को न्याय नहीं दिलवा पाए। वो आपकी बेटी भी हो सकती थी, आपकी बहन भी हो सकती थी। क्या कसूर था विनेश फोगाट का? क्या कसूर था साक्षी मलिक का? क्या कसूर था उनका? ये तो वो देश है जहां दुश्मन की बहन बेटी की इज्जत को भी अपनी इज्जत माना जाता है। ये वो देश है जहां बहन बेटी की इज्जत पे बात आई तो महाभारत में, कुरुक्षेत्र में, यहां से कुछ कोस दूर कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ। लेकिन यहां पर इन बेटियों की जब मान सम्मान की बात आई तो देश की सरकार ने आंख बंद कर ली। इतना घोर अन्याय, जो एक कह रहे थे ब्रिजेंद्र जी कि अपने मन में घृणा, क्या दया का इतना भाव नहीं होना चाहिए? क्या दया का इतना भाव नहीं होना चाहिए? वो भी देश की बेटियां थी। क्या कसूर था उनका और क्या कसूर था हमारा? जब हम बात उठाते थे संसद में किसान की, उन पहलवानों की, मैं अकेला संसद में उस समय विपक्ष का सांसद था। हरियाणा से 15 सांसद, 14 बीजेपी के लोकसभा राज्यसभा मिलाकर जब मैं उठाता था, पूरी देश की बीजेपी टूट के पड़ती थी, खाने को आती थी, लेकिन दया का भाव किसी के दिल में नहीं आया। अन्याय का भाव, सहानुभूति का भाव नहीं आया, अन्याय का भाव। आप राजनीति कर लेते, वो तो हम धन्यवाद करते हैं सुप्रीम कोर्ट का। 6 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट के कहने पे एफआईआर दर्ज हुई और उसके बाद दिल्ली कोर्ट ने उस आरोपी बीजेपी के सांसद पर चार्जेस फ्रेम किए और कहा कि ये सबूत हैं कि 5 लड़कियों के साथ गलत किया, उस बात के सबूत हैं। उन बेटियों का सोचो आप, जो बेटियां अपने सब कुछ को ताक पर रखते वहां बैठी थी। आज विनेश फोगाट लड़ रही है, हमारी बहन लड़ रही है जुलाना हल्के से। उन्होंने यही कहा जब कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई कि भाई जब हम अकेले पड़ गए थे देश में तो कोई साथ आया तो कांग्रेस पार्टी ने साथ दिया, इसीलिए कांग्रेस पार्टी से जुलाना हल्के से लड़ी। मगर इस सरकार का, ऐसी अन्यायी सरकार, ऐसी अहंकारी सरकार, घमंड 7वें आसमान पे। और घमंड तो इतना बढ़ गया था कि लोकसभा चुनाव से पहले आपको याद होगा नारा दे दिया था 400 पार। क्या कहा? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का हम बीजेपी संविधान तोड़ देगी अगर 400 पार हमें दे दो। बीजेपी ने नारा दे दिया। वो तो लोगों ने इनका घमंड तोड़ दिया और संविधान को बचा लिया। और जब हम संविधान बचा और संसद में हम पहुंचे, हमने शपथ ली तो हमने नारा लगाया जय संविधान कह के हमने शपथ ली। और जब जय संविधान का नारा लगा तो आपने देखा होगा पूरी बीजेपी तिलमिला गई। और लोकसभा के स्पीकर ने जब ये कहा कि जय संविधान नारे की कोई जरूरत नहीं है तो 550 सांसदों में आपका बेटा खड़ा हुआ। मैंने कहा कि जय संविधान के नारे से ही देश चलेगा। और उन्होंने कहा कि नहीं, आप बैठ जाओ। मैं लोकसभा अध्यक्ष को और भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं, लोकसभा में तो आप कह रहे थे बैठ जाओ, मगर जय संविधान के नारे की गूंज को, जय जवान जय किसान के नारे की गूंज को हरियाणा में हम नहीं बैठने देंगे, आपके कान तक दिल्ली में पहुंचा के रहेंगे। ये लड़ाई हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। और इसीलिए हमने, जब कांग्रेस पार्टी ने एक अभियान शुरू किया, हरियाणा मांगे हिसाब, आपको याद है जैसे ही वो अभियान शुरू हुआ तो बीजेपी के बड़े बड़े नेता आए, कोई गुजरात से आया, कोई दिल्ली से आया,
और बोला कि हमसे कैसा हिसाब मांग रहे हैं। 10 साल भट्टा बिठा दिया जिन्होंने हरियाणा से, वो बोल रहे हैं, बोला हमसे कैसा हिसाब मांग रहे हैं। हुड्डा साहब हम तो हिसाब लेंगे, हम हिसाब नहीं दिया करते। मैं बीजेपी के उन नेताओं को जो आके उनको बताना चाहता हूं, आपका कहीं और काम चल जाता होगा बिना हिसाब दिए, हो सकता है गुजरात में या कहां आपका काम चल जाता होगा, लेकिन यहां नहीं चलेगा, क्योंकि ये हरियाणा है प्रधान, हरियाणा है। हरियाणा का आदमी सीधा होता है, शरीफ होता है। हरियाणा का आदमी ठगा भी जाता है, ईमानदार होता है। हमको ठग सकते हो जरूर, लेकिन जो ठग के जाता है उससे हम हिसाब लेना भी जानते हैं और उससे हिसाब चुकता करना भी जानते हैं। हरियाणा है। आपने ठगने का काम किया 10 साल और अब भी ठग रहे हैं, अब भी ठग रहे हैं। आपने देखा 2019 में भी ठगा, 75 पार का नारा था, 40 पे रोक दिया था। बीजेपी को रोक दिया था कि नहीं रोक दिया था? हरियाणा की जनता ने 40 पे रोक दिया था, लेकिन धोखा बन गया। दोबारा सरकार किसने बनवा दी इनकी? दुष्यंत चौटाला ने, निर्दलियों ने, और दुष्यंत चौटाला ने, निर्दलियों ने, एक एमएलए की पार्टियों ने लाइन लगा के जाके समर्थन देकर सरकार बना दी। आपको याद होगा, आपने वो समय भी देखा होगा 2019 का। सरकार बना दी धोखे से, और अब भी आपके साथ आपने देखा, जब ये समझ में आ गया बीजेपी को कि हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ वो का रुख हो गया है, और हरियाणा के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है कि बीजेपी जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी आ रही है। अब ये बात बीजेपी को समझ में आ गई, उनके गले उतर गई। उनने क्या किया कि इलेक्शन से 1 हफ्ते पहले अपने मुख्यमंत्री को बदल दिया कि नहीं बदल दिया? जिस सेनापति को 10 साल कमांड आपने सौंप रखी थी अपनी फौज की, जिस सेनापति के कमांड में हरियाणा का बट्टा बैठ गया, जब युद्ध की घड़ी आई, युद्ध का बिल्कुल बचा, युद्ध के दिन का सूरज उगा, उस दिन बोला घोड़े से इस सेनापति को उतारो, दूसरे को बिठाओ। यही बात बनी। और उप मुख्यमंत्री बदल दिया, अपना उप मुख्यमंत्री बदल दिया, हटा दिया। और जिस दिन हटाया गया उस दिन इस समझौते की पोल खुली। आपको याद होगा, मैंने कह दिया था कि हरियाणा को लूटने का समझौता है, और फिर सिरसा की रैली में दिसंबर में मैंने कह दिया था इनका समझौता तोड़ने का समझौता हो गया, कि इनके कैंडिडेट आएंगे, अलग अलग तरीके से कैंडिडेट आएंगे, और कांग्रेस की वोट को काटने के लिए अलग से साजिश षड्यंत्र रच कैंडिडेट आई। मैंने कह दिया था सिरसा में। जैसे ही दुष्यंत चौटाला को हटा गया, अगले दिन दुष्यंत चौटाला का बयान आया कि बीजेपी के घोटालों के राज बताऊंगा। उसके अगले दिन खट्टर साहब का बयान आया, दुष्यंत चौटाला के घोटालों की जांच कराऊंगा। यही बात है ना। फिर नहीं बोला, फिर कोई सा आगे बयान बोला, भाई तुम हमारी बताओगा तो ले भाई तने तेरी जांच करा देते हैं भाई, बताओ। कोई बोलने की जरूरत है क्या? इसके बाद 5 साल लूट के खा गए, 5 साल लूट के। खैर, आपके साथ धोखा करने के लिए मुख्यमंत्री बदला, उप मुख्यमंत्री बदला, अपनी कैबिनेट बदली, अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया, इलेक्शन की तारीख बदल दी, इलेक्शन की तारीख पहले नजदीक कर दी, फिर आगे कर दी। बीजेपी वालों, कितना है कि मैं बदल लो, सारा कष्ट नहीं कटने वाला। आपने अपने अहंकार को तो बदला नहीं। ये हरियाणा की जनता सरकार ही बदलने का काम करेगी। आप कुछ बदलने से काम है। आज हरियाणा में, पूरे प्रदेश में एक जन भावना बनी है कांग्रेस पार्टी के पक्ष में। हरियाणा के कोने कोने से एक आवाज आ रही है, बीजेपी की ये सरकार जा रही है और कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। और हर जगह जहां मैं जा रहा हूं, वहां पर अंबाला गए, जहां से वरुण मुलाना अभी 3 महीने पहले बड़े बहुमत से जीते थे, वहां कह रहे 9 की 9 सीट कांग्रेस। मैं सिरसा गया, जहां से बहन शैलजा जी 3 महीने पहले बड़े बहुमत से जीती थी, 9 की 9 के कांग्रेस। विनेश फोगाट का मैं नॉमिनेशन भरवाने गया, सोनीपत हल्के में पड़ता है, बोला सोनीपत में सारी की सारी सीट कांग्रेस जीत रही है। रोहतक में, फरीदाबाद में। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज मैं उचाना आया हूँ, तो उचाना में भाई ये सीट बीजेपी से अगर छुटकारा चाहते हो कि नहीं चाहते बीजेपी को छुटकारा? बीजेपी ने जितना आज पूरा देश आपकी तरफ देखेगा, पूरा देश हरियाणा का फैसला किस तरफ है, 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वालों किस तरफ है। जाने अनजाने में कोई ऐसी बात ना कर देना, 750 किसानों की जान की कुर्बानी की तरफ फैसला उचाना सुनाएगा। हमारी बेटियों को दिल्ली की सड़कों पे घसीटने की तरफ
उचाना फैसला सुनाएगा या उनके खिलाफ फैसला सुनाएगा। और अगर बीजेपी के खिलाफ, उनके खिलाफ आप फैसला सुनवाना चाहते हो तो एक ही निशान है, एक ही कैंडिडेट है, मेरे भाई ब्रिजेंद्र को कांग्रेस के हाथ के निशान पे लॉ लगाकर जो बीजेपी को रोकने के लिए, बीजेपी को रोकने के लिए एक रास्ता है, एक रास्ता है, एक निशान है और एक कैंडिडेट है, मेरे भाई ब्रिजेंद्र सिंह को। और ऐसे उम्मीदवार हैं, काबिल उम्मीदवार हैं, आपके लिए अच्छा काम करेंगे। आपको पता है, एक काबिल उम्मीदवार हैं, साफ सुथरी छवि के उम्मीदवार हैं, एक अनुभव, इनको जो अनुभव इनको मिला है वो बेशकीमती अनुभव सरकार के प्रशासन में इनको मिला है। आपके बीच में आए हैं और मेरे भाई भी हैं, तो मेरे भाई भी हैं, तो भाई ये मौका बताओ, उचाना वाला बताओ, ये मौका बीजेपी से बदला लेने का मौका और कांग्रेस की सरकार बनाने का मौका, चुकोगे तो नहीं है मौका। मैं आपसे बुलाता, उचाना हल्के ने ठाना है, उचाना हल्के ने ठाना है, उचाना हल्के ने ठाना, मैं पूरी बात बोलूंगा। उचाना हल्के ने ठाना है, हुड्डा साहब और उदय भान जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार को बनाना है और उचाना से भाई ब्रिजेंद्र को जिताना है। अब भाई जो है अपना ये एक अभी अपनी बात बीच में यार, ये कर सिंधु टीम, इनका नाम लेना रह गया था भाई, कर सिंधु टीम है, सुनील वगैरह सारे कर सिंधु से, इनका नाम भी लिया हुआ मानना भाई। तो देखो ये मौका है, आपकी सरकार बनेगी, दोनों भाई मिलके आपके लिए काम करेंगे। देखो दोनों भाई मिलके आपके बीच में आए हैं, तो ये रजवाई की आप बात कह रहे हैं, हल्के की और कोई विकास कार्य हैं, दोनों भाई मिलके आपके लिए काम करेंगे। हाँ आगे बात तक आगे रजवाई की कह रहे हैं, जायज बात है। ये मैं गांव में आया था भाई आपको याद होगा छात्र गांव में जब मैं आया था, उस दिन भी उठ के गए थे बात भाई, उस दिन गांव में जब प्रोग्राम था, मैं गांव का प्रोग्राम था, गांव में आए थे तो उस दिन ये बात उठ के गए थे, होली थी बात की भी सरकार बनेगी, कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में बड़े बहुमत से बनने जा रही है और सरकार बनते ही हर वर्ग की खुशहाली के लिए कांग्रेस पार्टी काम करेगी। सबसे पहला काम बड़े बुजुर्गों को 6000 बुढ़ापा पेंशन देने का हम काम करेंगे। हमारी माताओं और बहनों को 500 रुपए में गैस का सिलेंडर और 2000 रुपए रसोई खर्च हर महीने का हर माता बहन को दिलवाने का कार्य करेंगे। 300 यूनिट बिजली में राहत, किसान को एमएसपी गारंटी, कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम, एससी और बैकवर्ड समाज और गरीब परिवारों को 100 गज के प्लॉट, इंदिरा आवास योजना में 3.5 लाख तक की आर्थिक सहायता से जरूरतमंद को मकान और युवाओं को 2 लाख पक्की सरकारी नौकरी, समयबद्ध पारदर्शी और मेरिट पर समयबद्ध पारदर्शी रूप से युवाओं को रोजगार के अवसर, ताकि युवाओं को जो ब्रिजेंद्र भाई बता रहे थे विदेश में ना जाना पड़े, युवाओं को विदेश में ना जाना पड़े, युवाओं को पलायन ना करना पड़े। विदेश में आज क्या हो रहा है आप देख रहे हैं, घर बार बेचकर अपना उधारी लेकर, डोंकी के रास्ते उधारी लेकर विदेश में मजदूरी करने के विवश हो रहा है हमारा नौजवान, क्योंकि हरियाणा में भविष्य नहीं दिख रहा। पलायन नौजवान को ना करना पड़े हरियाणा से, पलायन अगर हरियाणा से करना पड़े तो इन अपराधियों को करना पड़े जो अपराध में हरियाणा देश में नंबर 1 बना दिया। अपराधियों से भी कहना चाहते हैं 20-30 दिन का दिन है, टाइम है आपके पास, या तो अपराध छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो, हरियाणा में जगह नहीं मिलेगी अपराधियों को भी आज कहना चाहते हैं। तो ये सारी बातें हैं। आप सब, मैं यही एक बात दोबारा से कहना चाहता हूं, एक बार एक वोट आप मेरे भाई ब्रिजेंद्र को हाथ के निशान पर, जो एक वोट आप ब्रिजेंद्र को देंगे वही एक वोट से आप हुड्डा साहब के और मेरे हाथ मजबूत करेंगे। मैं आज आपको कहना चाहता हूं। आपके बीच में बहुत बहुत आपका धन्यवाद।